तो चलिए आज हम एक नया अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रश्नावली 3.2। और बच्चों हम इसमें आज सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। तो बच्चों ऐसा समीकरण जिसमें दो चर प्रयुक्त किए जाते हैं, ऐसे समीकरणों को हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक समीकरण लिख देता हूँ, ये हो गया आपका, मान लीजिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब देख लीजिए यहाँ पर मैंने एक समीकरण लिख दिया है। अब इसमें देखिए कितने चर प्रयुक्त किए गए हैं। तो भाई पहला चर है आपका x और दूसरा चर है y। तो आप सभी लोग देख रहे हैं इसमें दो चर प्रयुक्त किए हैं हमने। पहला चर है x और दूसरा चर है y। तो जिस समीकरण में दो चर होंगे ऐसे समीकरणों को हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ये मान लीजिए कि हमारा पहला समीकरण है, ये पहला समीकरण है। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर a1 और यहाँ पर लिखेंगे b1 और यहाँ पर लिख देंगे c1। तो ये हमारा पहला रैखिक समीकरण हो गया। इसी तरह से हम दूसरा रैखिक समीकरण भी लिख सकते हैं। उसको हम लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब देखिए हमने एक और रैखिक समीकरण लिख दिया है, ये हो जाएगा हमारा दूसरा रैखिक समीकरण। हम चाहें तो इसी तरह से एक और रैखिक समीकरण लिख सकते हैं। उसमें हमारा हो जाएगा a3x प्लस b3y प्लस c3 बराबर 0। इसी तरह से हमारे जितने भी समीकरण होंगे ये सभी समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएंगे। और इसमें जो आपका a1, b1 और c1 है, ये हो गया a1, b1, c1 ये। और क्या है इसके साथ में दूसरे वाले में देख लीजिए, दूसरे वाले में है a2, b2, c2। और तीसरे वाले में भी इसी तरह से a3, b3, c3 है। ये सभी एक पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं मतलब कोई अंक, जैसे 2, 4, 3, 5, 6, इस तरह से ये सभी अंक हो सकते हैं। इनके स्थान पर कोई अंक होगा तो यहाँ लिख देते हैं ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे तभी आप कुछ सीख सकते हैं। इस तरह से समीकरण को आप समझ जाइएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें दो चर प्रयुक्त किए गए हैं। ऐसा जो भी समीकरण आपको दिखेगा जिसमें दो चर प्रयुक्त किए गए होंगे वो सभी समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि दोनों समीकरण, ये तीसरा नहीं लेना है, इसमें आपको दो समीकरण सीखना है। आपके सिलेबस में केवल दो ही रैखिक समीकरण का प्रश्न बनाया गया है, तो इसलिए हम दो ही रैखिक समीकरण देखेंगे। अब मान लीजिए कि ये पहला जो है ये आपका फर्स्ट समीकरण है और ये है आपका सेकंड समीकरण। देखिए ये पहला हो गया और ये हो गया आपका दूसरा। अब ये दोनों समीकरण एक रेखा को प्रदर्शित करते हैं। अब देख लीजिए ये पहला समीकरण जो है, ये इसको मैं मिटा देता हूं, फिर इसके बाद बताऊंगा भाई, क्योंकि यहाँ जगह कम है। अब देखिए जो हमारा ये पहला रैखिक समीकरण है इस तरह से एक रेखा को प्रदर्शित करता है, ये देखिए। इसी तरह से जो हमारा दूसरा रैखिक समीकरण है ये भी इसी तरह से एक रेखा को प्रदर्शित करता है। तो ये रेखाएं कितनी प्रकार से एक दूसरे के साथ व्यवहार कर सकती है। व्यवहार का मतलब है पहले तो ये इस तरह से समांतर हो सकती हैं एक दूसरे के, और दूसरा नंबर क्या है, इस तरह से एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर सकती हैं। देख लीजिए या तो इस तरह से दोनों रेखाएं समांतर हो सकती हैं या तो इस तरह से प्रतिच्छेदित कर सकती हैं। और तीसरा स्थिति ये है, ये देखिए थर्ड वाली स्थिति, इस तरह से समांगी हो सकती है, यानी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समान हो सकती है, समांगी। इस तरह से रेखा हो सकती है तो इसको कहेंगे समांगी, और इस तरह से रेखाएं होंगी तो इसे कहेंगे हम एक बिंदु पर प्रतिच्छेदन करती हुई रेखाएं, और इस तरह से बनेंगी तो ये हो जाएंगी हमारी समांतर रेखाएं। सभी का मैं नाम भी लिख देता हूं। समांतर रेखा ये हो गई,
और जो आपकी सेकंड नंबर है ये प्रतिच्छेदन करती रेखा, प्रतिच्छेदन छेदन करती रेखा। यदि रेखाएं इस तरह से होंगी तो इसको हम प्रतिच्छेदन करती हुई रेखा कहेंगे। और यदि हमारी रेखा इस तरह से बन रही है, यानी कि जो दोनों रेखाएं हैं ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं, तो इसको हम कह देंगे समांगी रेखा। ये हो जाएगा आपका समांगी रेखा। देख लीजिए भाई, इतना हो गया। अब आपको केवल दो समीकरण दिया जाएगा इस तरह से, और इसी समीकरण की सहायता से आप पहचान लेंगे कि ये दोनों रैखिक समीकरण एक दूसरे के समांतर हैं, कि प्रतिच्छेदन कर रहे हैं, या फिर समांगी हैं। इन्हीं दोनों समीकरणों की सहायता से आपको पहचानना होगा। तो चलिए हम वो सूत्र भी देख लेते हैं जिसकी सहायता से हम इन दोनों रैखिक समीकरणों को पहचान लेंगे कि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, कि समांतर में है या फिर समांगी है। इसी सूत्र की सहायता से आप पहचानेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता भी है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। आप कहीं पर भी मिस कर देंगे तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको हम जीरो लेवल यानी कि बेसिक से सिखा रहे हैं, जिससे आपको पूरा समझ में आए। तो चलिए देखते हैं कब समांतर होंगी, कब समांगी होंगी और कब प्रतिच्छेदन करेंगी। भाई इसके लिए जो फार्मूला है उस फार्मूले को देखते हैं। बच्चों अब चलिए हम समझ लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि जो हमारा रैखिक समीकरण दिया गया है ये पहला और ये दूसरा, ये एक दूसरे के प्रतिच्छेदन करते हुए बनेंगे या फिर समांगी होंगे या फिर समांतर होंगे। इसको समझने के लिए आपको इस तरह से एक सारणी बनाना होगा। पहले वाले सारणी में आपको लिखना होगा अनुपातों की तुलना, और दूसरे में होगा आपका ग्राफीय निरूपण, और तीसरे में हो जाएगा आपका बीजगणितीय निरूपण। इस तरह से आपकी सारणी होगी। और जो अनुपातों की तुलना कह रहा है, इसमें ये हमारा पहला अनुपात हो गया, ये दूसरा है और ये तीसरा। इसी तरह से हमारे दूसरे समीकरण में पहला अनुपात है, ये दूसरा अनुपात और ये तीसरा अनुपात। इन्हीं दोनों समीकरण के अनुपातों की तुलना करना होगा। जैसे ये हमारा पहला समीकरण है और ये हमारा दूसरा समीकरण, तो दोनों समीकरण के जितने अनुपात हैं, इन्हीं अनुपातों की तुलना करके हम पता लगाएंगे कि कब समांतर होंगे, कब समांगी होंगे, या फिर कब प्रतिच्छेदन करती हुई रेखा होगी। इसको ध्यान से देखिएगा, इसको समझ लिए ना तो पूरा चैप्टर आपके लिए एकदम आसान होगा। तो चलिए सबसे पहले देखिए, अनुपातों की तुलना में पहला अनुपात देखना है हमको, A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल B1 बटे B2। ये हो गया, यानी कि जब आपका A1 बटे A2 बराबर नहीं होगा B1 बटे B2 के, तो इस स्थिति में आपका ग्राफीय निरूपण हो जाएगा प्रतिच्छेदन करती हुई रेखा। अब देखिए, प्रतिच्छेदन करती हुई रेखा, ये पहली कंडीशन है, ध्यान से देखिए। कब प्रतिच्छेदन करती हुई रेखा होगी? जब A1 बटे A2 बराबर नहीं होगा B1 बटे B2 के। अब मान लीजिए कि यहाँ A1 हो गया 1 और B1 हो गया 2। अब यहाँ बराबर लगाइए, यहाँ पर हो गया 3 बटे 2। अब देखिए दोनों बराबर दिख रहा है, यहाँ ऊपर साइड में 1 है और नीचे 2, और यहाँ पर 3 है नीचे 2 है, तो बराबर नहीं दिख रहा है, तो ऐसे काट देंगे, यानी कि दोनों बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं होंगे तो क्या होगा? प्रतिच्छेदन करती हुई रेखा हो जाएगी। तो भाई बीजगणितीय निरूपण क्या होगा? तो बीजगणितीय निरूपण में हो जाएगा केवल एक हल। इसमें हो जाएगा आपका केवल एक हल, यानी कि ऐसे समीकरण में आपको एक ही हल मिलेगा। अब देखिए दूसरी कंडीशन, ये तो पहली थी, अब दूसरी नंबर, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। इस तरह से जब कंडीशन बन जाएगी, यानी कि जब तीनों अनुपात आपस में बराबर हो जाएंगे, तब क्या होगा भाई? तब आपका हो जाएगा संपाती रेखा। ग्राफीय निरूपण में हो जाएगा आपका संपाती रेखा, संपाती रेखा हो जाएगा। और आपका जो बीजगणितीय निरूपण है, इसमें क्या हो जाएगा भाई? तो अपरिमित रूप से अनेक हल। इसमें हो जाएगा अपरिमित रूप से
अनेक हल, यानी कि ऐसे समीकरण में आपको अनेकों हल मिलेंगे। जब ये वाली कंडीशन बनेगी तो ग्राफीय निरूपण में हो जाएगा संपाती रेखा और बीजगणितीय निरूपण में हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी कि ऐसे समीकरण के कई हल हो सकते हैं। अब कंडीशन नंबर तीसरी देख लीजिए, लास्ट कंडीशन है। इसमें हो जाएगा a1/a2 इक्वल b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। अब देखिए ये तीसरी कंडीशन है, इसमें पहले दो अनुपात बराबर होंगे और लास्ट के दोनों अनुपात बराबर नहीं होंगे। देखिए डज नॉट इक्वल है, इसका मतलब दोनों बराबर नहीं होंगे। तो शुरू के दो बराबर हैं, लास्ट के दो बराबर नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, समांतर रेखा हो जाएगी। ग्राफीय निरूपण में लिखेंगे समांतर रेखा, और समांतर रेखा है तो बीजगणितीय निरूपण में क्या लिख देंगे, बीजगणितीय निरूपण में होगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ऐसे समीकरण का कोई हल नहीं निकलता है। जब आपका ये तीसरी वाली कंडीशन फॉलो करने लगे समीकरण आपका, तो इसमें बीजगणितीय निरूपण में आपका कोई हल नहीं होगा, यानी कि समीकरण हल नहीं किया जा सकता है। ये कंडीशन थी। इन सभी कंडीशन को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न लगाते समय इसको आप बार बार वीडियो को रिव्यू करके, यानी कि पीछे करके नहीं देखेंगे, आप लिखे रहेंगे तो फटाफट उसमें देख लेंगे और आपको समझ में आता रहेगा। तो चलिए आप सभी लोग वीडियो को पुश करके इसको लिख लीजिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न, जो कि प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न। पहली समस्या देखिए भाई क्या दिया गया है। कक्षा यक्ष के 10 विद्यार्थी एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। पहले नंबर में ही हमको 1 पॉइंट मिल चुका है। ध्यान से पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। कक्षा यक्ष के 10 विद्यार्थी किसी गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। तो कितने विद्यार्थी भाग ले रहे हैं भाई, 10 विद्यार्थी। पहला पॉइंट मिल गया कि 10 विद्यार्थी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। दूसरा पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट यह है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, यानी कि जितने लड़के होंगे उससे 4 ज्यादा कौन होंगी, लड़कियां होंगी। आगे है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या ज्ञात करना है भाई, प्रतियोगिता में लड़के और लड़कियों की संख्या निकालना है कि कितने लड़के प्रतियोगिता में भाग लिए हैं और कितनी लड़कियां प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। इसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेंगे कि लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है, क्योंकि यहाँ पर लड़के और लड़कियों की संख्या दिया नहीं गया है। तो इसके लिए हम मानेंगे, देखिए यहाँ लिखना होगा माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या। तो भाई लड़कों की संख्या हमको मालूम नहीं है, सबसे पहले लड़कों की संख्या मानेंगे x, और लड़कियों की संख्या कितना मानेंगे आप, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी है, y हो गई। अब देख लीजिए लड़कों की संख्या हमने मान लिया x और लड़कियों की संख्या हमने माना है y। अब पहला शर्त, जो पहली शर्त है उसमें देख लीजिए, पहली शर्त, तो पहली शर्त में क्या कहा गया, पहली शर्त क्या दी गई है कि कक्षा यक्ष के 10 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। 10 विद्यार्थी का मतलब है उसमें लड़कियां भी होंगी और लड़के भी होंगे, यानी कि लड़के और लड़कियों की संख्या मिला दिया जाए तो हमको कितना मिल गया है, 10। तो हम यहाँ लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या। तो भाई लड़के और लड़कियों की संख्या जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 10 विद्यार्थी मिल जाएंगे। अब लड़कों की संख्या कितनी है x, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस लड़कियों की संख्या कितनी है y, बराबर हो गया आपका 10। ये हो गया आपका पहला रैखिक समीकरण। ये पहला रैखिक समीकरण कंप्लीट हो गया है। अब हम लगाएंगे दूसरा रैखिक समीकरण, यानी कि दूसरी शर्त। तो देखिए दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त ऐसे लिखते चलिएगा जैसे बता रहे हैं, पॉइंट ऑफ पॉइंट। दूसरी शर्त में कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यही कह रहा है ना,
यानी कि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों से 4 ज्यादा है। तो यहाँ हम लिख देंगे एक तरफ लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर लगाएंगे, इधर लिखेंगे लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या। ये हो गया, देख लीजिए भाई, एक तरफ लड़कों की संख्या लिख देंगे और एक तरफ लड़कियों की संख्या। अब इसमें देखना है कि कौन ज्यादा है। भाई लड़कियां ज्यादा हैं, कितनी ज्यादा हैं? लड़कों से 4 ज्यादा हैं। तो लड़कों में 4 जोड़ देंगे, लड़कों में क्या करेंगे? 4 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 4 प्लस। अब देखिए लड़कियों की संख्या निकल आई, यानी कि लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देंगे तो हमारी लड़कियों की संख्या निकल आएगी। इतना हो गया, ये हो गया 4 प्लस लड़कों की संख्या कितनी है भाई? यक्स है, तो यहाँ यक्स लिखिए प्लस। अब ये है लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर है, देखिए बराबर है तो यहाँ बराबर लगाइए। लड़कियों की संख्या कितनी है? वाई, इतना हो गया। अब यक्स को उधर ले जाइए, दूसरी तरफ ले जाइए, तो इधर 4 बराबर, इधर वाई मिलेगा, और यक्स दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस यक्स। ये आप हो गया दूसरा रैखिक समीकरण। ये पहला रैखिक समीकरण हमको मिल गया है और ये हमको मिला है दूसरा रैखिक समीकरण। अब इन्हीं दोनों रैखिक समीकरण की सहायता से हम ग्राफीय निरूपण करेंगे। तो चलिए ग्राफीय निरूपण करने के लिए हम इन्हीं दोनों रैखिक समीकरणों का उपयोग करेंगे। तो देखिए अब ग्राफीय निरूपण कैसे होगा। ये तो हमारा हो गया रैखिक समीकरण, अब ग्राफीय निरूपण देखेंगे। इसको ध्यान से देखिएगा कि ग्राफीय निरूपण कैसे होगा। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे ग्राफीय निरूपण, सबसे पहले ऐसे लिख देंगे और निरूपण होगा, ये निरूपण, ये हो गया। अब इसी के नीचे हम लिखेंगे सारणी 1, सारणी नंबर 1। पहली सारणी बनाएंगे और पहले समीकरण की सहायता से। देख लीजिए सारणी कैसे बनेगी, और सारणी बनाना आप नहीं जान पाएंगे तो ग्राफीय निरूपण कभी नहीं कर सकते हैं ये भाई, इसलिए सारणी आप ध्यान से देखिएगा। सारणी बनाने के लिए सबसे पहले ऐसे चरकोन डिब्बा बनाएंगे 4 कोने का, और इसको 4 भाग में बांट देंगे इस तरह से। देखिए 4 भाग हो गए हमारे। पहले भाग में यक्स लिखेंगे और दूसरे वाले में वाई। ऊपर यक्स लिखना है और नीचे वाई लिखना है। अब इसके लिए हम बारी बारी से यक्स बराबर मान लेंगे, यानी कि यक्स का मान अपने मन से लेना है। यक्स बराबर 2 लीजिए, चाहे यक्स बराबर 3, चाहे यक्स बराबर 4, चाहे यक्स बराबर 5, जो भी संख्या आपके मन में आ जाए उसी को आप यक्स बराबर ले सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले यक्स बराबर लेता हूं 5। आप अलग अलग संख्या ले सकते हैं, मैं 5 ले रहा हूं, तो आप 6 ले सकते हैं, घबराइएगा मत कि 5 ही लेना है। तो हम ले रहे हैं 5। अब मान लीजिए कि यक्स बराबर हम ले लिए हैं 5, इसको अपने मन से लेना है, चाहे जो ले लीजिए। तो हम पहला समीकरण हल करेंगे, क्योंकि सारणी 1 बना रहे हैं, तो सारणी 1 के लिए पहला समीकरण, तो दूसरे वाले को मिटा दे रहे हैं भाई। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब पहले समीकरण की सहायता से हम y का मान निकालेंगे। देखिए कैसे y का मान निकलेगा भाई। तो सबसे पहले देखिए यक्स है, तो यक्स बराबर हमने क्या लिया है 5, तो इसी यक्स के स्थान पर 5 लिख दीजिए, प्लस y बराबर हो जाएगा 10। अब 5 दूसरी तरफ ले जाएंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 5, तो ये हो जाएगा y बराबर 5 हो गया। देख लीजिए जब हम x बराबर 5 लिए तो y कितना मिल गया 5, तो इसी के नीचे यहाँ लिखेंगे 5। अब लेंगे हम x बराबर कोई संख्या ले लीजिए, हम 4 ले लेते हैं। अब x बराबर क्या लेंगे भाई 4, तो x बराबर क्या लेंगे, देखिए x बराबर हम ले रहे हैं 4। अब x का मान इसी पहले समीकरण में रख देंगे तो y निकल आएगा। तो चलिए भाई y इसको निकालते हैं। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, x के स्थान पर 4 लिख देंगे, प्लस y बराबर 10। अब 4 दूसरी तरफ ले जाइए, 4 को इधर ले आइए, तो y बराबर होगा 10 माइनस 4, तो y बराबर मिल जाएगा 6। देखिए y बराबर 6 मिल चुका है, तो यहाँ y बराबर हम लिख देंगे 6। अब x का मान हम ले लेते हैं 6, यानी कि x बराबर अब लेते हैं हम 6, तो x का मान यहाँ रखिएगा। देखिए तो x के स्थान पर 6 प्लस y बराबर 10, और 6 दूसरी तरफ ले जाएंगे तो y बराबर आ जाएगा 4, यानी कि 6 इधर आएगा तो घट जाएगा, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 मिल गया। तो y बराबर कितना मिल गया 4। ये पहली सारणी कंप्लीट हो गई।
अब दूसरी सारणी बनाएंगे, यानी कि सारणी नंबर 2, सारणी सेकंड। दूसरी सारणी बनाने के लिए हम दूसरे समीकरण का उपयोग करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले ऐसे डिब्बा बनाइए, इसमें बीच से लाइन खींचिए, 4 भाग बांटिए, ऐसे 4 भाग बांट लिए। एक में लिख देंगे x और दूसरे वाले में y। अब हम लिखेंगे दूसरा समीकरण, क्योंकि दूसरी सारणी बना रहे हैं। दूसरी सारणी बनाने के लिए हम दूसरा समीकरण लिखेंगे। तो पहला वाला मिटाते हैं भाई। देखिए दूसरा समीकरण था हमारा y माइनस x बराबर 4, यही था। अब x को दूसरी तरफ लेके आइए तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस x होगा। इधर माइनस x है, उठा के लेके आएंगे दूसरी तरफ तो प्लस x हो जाएगा। जब भी इधर माइनस में कोई संख्या हो, बराबर को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। माइनस में होगी तो प्लस हो जाएगी और प्लस में होगी तो माइनस हो जाएगी। ध्यान रखिए कॉन्सेप्ट। अब इसमें भी हम x बराबर अलग अलग संख्याएं लेंगे। तो पहले x बराबर हम लेते हैं 5। x बराबर क्या लेंगे, 5 लेंगे। तो इसी x के स्थान पर लिखिए मान। तो y बराबर हो जाएगा 4 प्लस 5, यानी कि y बराबर 5 4 9। तो y हमको कितना मिलेगा, 9 मिल गया। x बराबर 5 लिए हैं तो y बराबर 9 मिल गया। अब इसी तरह से x बराबर लेते हैं हम 4, x बराबर 4 लेंगे। तो चलिए भाई जहां x है 4 रखेंगे। अब देखिए यहाँ y है तो y ही रहेगा, बराबर 4 प्लस x यहाँ है, इसी के नीचे 4। तो y बराबर कितना मिल गया, 8 मिल गया। देखिए 8 मिला है तो यहाँ लिख देंगे 8। इसी तरह से अब हम x बराबर लेंगे 3। x बराबर कितना लेंगे, 3 ले लेते हैं। तो देखिए भाई x बराबर 3 लेते हैं तो क्या होगा, 4 प्लस x के नीचे 3, तो y बराबर मिल गया हमको 7। ध्यान से देख रहे हैं ना सब लोग। तो y बराबर कितना मिल गया है, 7। तो यहां लिखेंगे y बराबर हमको मिला है 7। इतना लिख दिए। अब चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको तो एक चतुर्थांश बनाना होगा, कोऑर्डिनेट जिसको कहते हैं। तो इसके लिए आप इस तरह से एक खड़ी लाइन खींच लेंगे और एक पड़ी लाइन खींचेंगे इस तरह से। ये जो खड़ी लाइन है इसको कहते हैं y और इस नीचे वाले को कह देते हैं y डैश। इधर जो पड़ी लाइन है इसको कहते हैं x और ये हो जाएगा आपका x डैश। अब इन्हीं लाइनों में बराबर बराबर दूरी पर विभाजित कर देंगे। जो हमारी लाइनें हैं इन लाइनों को एक बराबर दूरी में विभाजित करेंगे। तो लिखिए भाई विभाजित, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस तरह से हम कई भाग में इसको बांट देंगे। इसी तरह से नीचे वाली लाइन को भी बराबर बराबर दूरियों में बांटिए। ऐसे ही ऊपर को भी बांटना है। ये हो गया, बांट दीजिए भाई। सेम कंडीशन इधर भी चारों लाइनों को बराबर दूरी में बांटना है। ये हो गया। अब सभी के स्थान पर अंक लिखेंगे। तो जो 0, ये बीच वाला पॉइंट है इसको कहते हैं मूल बिंदु और ये होता है 0,0। जो हमारा बीच वाला पॉइंट होगा जहां पर दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, ये होता है मूल बिंदु और इसको लिखते हैं 0,0। इस तरह से बांटने के बाद हमने कहा है सभी के नीचे नंबर लिखना है। तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। इस तरह से आप नंबर लिख लीजिए। और नीचे भी इसी तरह से लिखना है 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 और इस यहाँ पर लिख देंगे हम 8। ये हो गया। ऐसे ही यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसको बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 9। इतना लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिए कि दूसरा पॉइंट क्या करना है। जो हमारा ये वाला साइड होगा x डैश की तरफ सभी लोग माइनस में होंगे। देखिए x डैश की ओर सभी लोग माइनस और y डैश जो है इधर भी सभी लोग माइनस, यानी जिधर जिधर डैश लगा है उधर के संख्याओं को हम माइनस में लिखेंगे। इधर भी डैश लगा था तो इधर माइनस,
नीचे डैश लगा है तो नीचे माइनस, इस तरह से लिख लीजिए। अब देखिए क्या करना है। पहले रैखिक समीकरण में देखिए जो पहली सारणी है, इसमें पहली सारणी में यक्स बराबर कितना है 5, तो यक्स ढूंढिए 5 कहाँ है। देखिए इधर भी यक्स है और इधर भी यक्स है, तो भाई यक्स बराबर +5 है, तो प्लस की ओर लेना है 5, ये प्लस वाला पॉइंट है, तो प्लस में 5 कहाँ है, ये पॉइंट मिल गया। ये हो जाएगा आपका यक्स बराबर 5 वाला पॉइंट, और वाई कितना लेना है 5, तो वाई देखिए प्लस में 5 कहाँ है, यहाँ पे है, तो इन्हीं दोनों को ऐसे डैश डैश करके बढ़ाइए, और ये 5 वाले पॉइंट को बढ़ाएंगे तो कहाँ काटेंगे, यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका 5,5, ये पहला पॉइंट मिल गया हमको। अब इसी तरह से देखिए यक्स बराबर 4 है, तो यक्स बराबर 4 लीजिए, तो कहाँ है यक्स बराबर 4, यहाँ पर। ये हो गया यक्स बराबर 4। अब देखिए दूसरा क्या है, यक्स बराबर 4 लिए है, तो 4 के नीचे क्या है 6, तो वाई बराबर लेंगे 6। उसी के नीचे वाली संख्या हमको लेना है वाई के लिए, तो यक्स के लिए 4 लिए हैं, तो वाई के लिए 6 लेंगे। तो वाई कहाँ है, ये वाई है हमारा, जो ऊपर खड़ी लाइन है ये वाई है, तो वाई पर 6 यहाँ पर है, इसको ऐसे बढ़ाइए और यहाँ 4 को बढ़ाइए इस तरह से, तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को काटेंगे। ये हो जाएगा आपका 4,6, इतना हो गया। अब अगला पॉइंट क्या लेना है, यक्स बराबर 6, यक्स के सामने यहाँ लास्ट में 6 है, तो यक्स बराबर 6 लीजिए। तो यक्स में 6 कहाँ है, देखिए ये प्लस यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका यक्स बराबर 6। और वाई कितना लेना है, 5 लेना है, 5 नहीं 4 है, वाई बराबर 4 है, तो वाई बराबर 4 देखिए यहाँ पर है। दोनों लाइनों को ऐसे बढ़ा दीजिएगा, ऐसे 6 और 4 को, तो यहाँ काटेंगी दोनों लाइनें, तो यही हो जाएगा आपका 6,4। इतना पॉइंट मिल गया, 3 बिंदु मिल गए। अब तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, इन्हीं तीनों को मिलाते हुए एक रेखा ऐसे खींच दीजिए। ये हो गया, ये मिला नहीं है पूरा, इसको समझ लीजिए कि इस वाले पॉइंट में मिला है। ये हो गया, देखिए भाई हम एक रेखा खींच लिए है, यानी कि जो पहली रेखा है वो हम बना चुके हैं, पहले समीकरण की पहली रेखा। अब हम इसी तरह से दूसरा जो समीकरण है उसकी जो सारणी है उसका ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए यक्स बराबर इसमें कितना है 5, तो यक्स बराबर 5 कहाँ है, यही वाला पॉइंट है। वाई कितना है 9, तो चलिए भाई वाई में 9 लेता है, तो वाई में 9 कहाँ पे है, यहाँ ऊपर है। ऐसे सामने की ओर खींच लीजिए डैश डैश, और ये 5 वाला पॉइंट ऐसे बढ़ाइए, तो कहाँ मिलेगा, यहाँ मिल गया। तो ये हो जाएगा आपका 4,9। यक्स वाला पहले लिखेंगे नंबर और वाई वाला उसके पीछे लिखते हैं, तो ये हो गया 4,9 पहला पॉइंट। दूसरा देखिए यक्स बराबर 4 है, तो यक्स बराबर 4 देखिए यहाँ पर है, और यक्स बराबर 4 लेंगे तो वाई उसी के नीचे, यानी कि वाई बराबर हो गया 8, तो वाई पे 8 लीजिए, तो ये है वाई पर 8, इसको ऐसे बढ़ाएंगे 8 को, और यहाँ पर जो 4 है इस लाइन को ऐसे बढ़ाएंगे, तो यहाँ काटेगी, तो ये हो जाएगा आपका 4,8। अब ऐसे ही हमको एक पॉइंट और निकालना है, देख लीजिए यक्स बराबर 3 है, तो यक्स पे 3 लेना है, तो यक्स वाला पॉइंट यही है 3 यहाँ पर, यक्स बराबर 3 लेना है 3 यहाँ पर, और वाई बराबर 7 लेना है, 7 कहाँ पे है यहाँ पर, तो 7 और 3 को ऐसे बढ़ाइए, ये हो गया, और 3 को यहाँ नीचे से बढ़ाएंगे, देखिए 3 को यहाँ नीचे से ऐसे ऊपर ले जाइए, तो 7 वाली लाइन को यहाँ काट रहा है, देखिए 7 वाली लाइन को, तो ये हो जाएगा आपका 3,7, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 3,7। अब जो ये 3 लाइनें हैं इसको मिलाइए, तीनों को इस तरह से ऐसे मिला दीजिए, तो किस स्थान पर दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, देखिए ये वाला पॉइंट है आपका जहां पर दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, इसी पॉइंट पे। और इस पॉइंट का वैल्यू कितना है 3,7 है, इस वाले पॉइंट को कितना बताए हैं हम 3,7, क्योंकि 3 और 7 इसी पर मिल रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका 3,7। तो हमको बिंदु मिल चुका है जहां दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं। तो देखिए यहां लिखेंगे, चूंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को 3,7 पर
काटती हैं। देखिए कहां पे काट रही हैं भाई, 3,7 पर। तो आगे वाला पॉइंट क्या होता है, x, और पीछे वाला पॉइंट होता है y। तो आगे वाला x हो गया, पीछे वाला y, यानी कि x बराबर कितना मिला है 3 और y बराबर मिल गया 7, उसी के ऊपर वाला नंबर। तो x बराबर 3 है, y बराबर 7 है। तो यहां लिखिए x बराबर 3 और y बराबर 4। x बराबर 4 नहीं है भाई, 7 है यार, 4 नहीं है, यहाँ 7 होगा, ये हो गया 7। तो x बराबर 3 और y बराबर 7। तो देखिए दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 10 होगा। तो 10 ही विद्यार्थी भाग लिए थे, तो देखिए 7 और 3 जोड़ने पर 10 आ गया, यानी कि हमारा आंसर है जो करेक्ट आया है। तो x किसकी संख्या थी, x बराबर हमारे लड़कों की संख्या थी। तो यहाँ लिख देंगे बॉयज, ये हो गया आपका बॉयज, बॉयज माने लड़के। और y किसकी संख्या थी, लड़कियों की, तो इसको हम लिख देंगे गर्ल्स, ये हो जाएगा GIRLS, गर्ल्स। तो लड़कियों की संख्या 7 हो गई और लड़कों की संख्या 3 हो गई। एकदम सिंपल सा तरीका है, पूरा एकदम कहीं पर छोड़े नहीं है, एक एक पॉइंट आपको समझाए हैं। यदि आप शुरू से वीडियो देखे होंगे तो निश्चित ही आपको पूरा प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब चलिए, इसमें एक दूसरा प्रश्न भी है, उसको आप सब लोग बनाइएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं बना पाते हैं तो कमेंट कीजिएगा, उसको भी मैं बना दूंगा यहाँ पर लाइव, और आप सब लोग देख लीजिएगा। और चलिए अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा जो है, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि हम कई प्रश्न आज हल करवाएंगे तो जल्दी जल्दी थोड़ा चलेंगे। तो चलिए दूसरा वाला देखते हैं कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो आपका जो दूसरा प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि जो आपको रैखिक समीकरण दिया गया है, उसी रैखिक समीकरण की सहायता से आप सिद्ध कीजिए कि रैखिक समीकरण से बनने वाली रेखाएं समांतर हैं, यानी कि इस तरह से समांतर हैं, कि ऐसे प्रतिच्छेदन कर रही हैं, कि इस तरह से समांगी है, एक ही रेखा में है। आपको मैंने वीडियो के आरंभ में ही समझाया था कि कब समांतर होंगी, कब समांगी होंगी और कब प्रतिच्छेदन करती हुई रेखा होगी। तो चलिए उसी की सहायता से हम यहाँ पर हल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न है आपका 5x - 4y + 8 बराबर 0। ये आपका पहला रैखिक समीकरण हो गया। इसी तरह से आपका दूसरा रैखिक समीकरण है, दूसरा है 7x + 6y - 9 बराबर 0। ये आपका पहला रैखिक समीकरण है और ये आपका दूसरा रैखिक समीकरण है। तो भाई जो हमारा रैखिक समीकरण होता है वो किस रूप में होता है, आपको मैंने बताया है कि जो आपका पहला रैखिक समीकरण होगा, इसका जो ओरिजिनल रूप होगा ये A1x होगा + B1y होगा + C1। ये पहला रैखिक समीकरण इस तरह से बना रहता है। और जो हमारा दूसरा रैखिक समीकरण होगा, इसकी बनावट होगी A2x + B2y + C2 बराबर 0। इस तरह से हमारा दूसरा रैखिक समीकरण होगा। तो चलिए हम इन्हीं रैखिक समीकरण की सहायता से पहले अनुपात निकालेंगे कि इनका अनुपात कितना है। तो भाई अनुपात निकालेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर है x और यहाँ पर भी x है, तो x से x काट देंगे तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ दोनों से x हटाएंगे तो नीचे आपका बच जाएगा A1 और ऊपर बचेगा 5, यानी कि A1 बराबर कितना मिलेगा, A1 बराबर हो जाएगा आपका 5, कॉमा। इसी तरह से देखिए y से y कैंसिल होगा तो B1 बराबर होगा 4, तो ये हो जाएगा B1 बराबर -4। देखिए यहाँ माइनस है तो -4 लिखिएगा। ऐसे ही आपका C1 हो जाएगा, C1 बराबर होगा 8। ये हमारा पहला जो रैखिक समीकरण था उसके अनुपात निकाल लिए हैं हम। अब इसी तरह से हम दूसरे रैखिक समीकरण का अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर A2 है तो A2 के ऊपर 7, तो A2 बराबर हो जाएगा 7। यहाँ B2 के ऊपर है 6 तो B2 बराबर हो गया 6। ऐसे ही ये C2 बराबर हो जाएगा आपका -9। ये हमारे सभी अनुपात निकल गए हैं। अब लिखेंगे अनुपातों की तुलना करने पर।
ऐसे लिखना है, अनुपातों की तुलना करने पर। जी, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे अनुपात मिल गए हैं इनकी तुलना कर देंगे। तो चलिए भाई, तुलना करने के लिए हम क्या लिखते हैं, तो तुलना करने के लिए हम लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब इसी अनुपात में सभी का मान रखना है, तो चलिए सभी का मान रखते हैं। अब देखिए a1 है तो a1 बराबर 5 मिला है, देखिए यह है आपका a1 बराबर 5, तो ऊपर a1 है तो यहाँ 5 लिखिए बटे, नीचे a2 है तो a2 बराबर देखिए 7 है, a2 के स्थान पर 7 बराबर, यहाँ है b1, b1 कितना दे रखा है -4 बटे b2, और b2 कितना है भाई, b2 देखिए 6 है, तो b2 क्या लिख देंगे, नीचे लिख देंगे 6। अब देखिए क्या दोनों आपस में बराबर हो गए, ये जो हमारा पहला अनुपात है और ये हमारा दूसरा अनुपात है, क्या पहला अनुपात और दूसरा अनुपात आपस में बराबर दिख रहा है, देख लीजिए ध्यान से। तो आप कहेंगे नहीं बराबर है भाई, ऊपर यहाँ 5 है तो यहाँ पर -4, यहाँ पर 7 है या तो यहाँ पर 6 है, यानी कि दोनों अनुपात आपस में बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं होंगे तो आप ऐसे बीच से काट देंगे, यानी कि बराबर नहीं है, और इसमें भी काट दीजिए। तो देखिए हमारे क्या हुए, पहले और दूसरे अनुपात आपस में बराबर नहीं है। जब पहला और दूसरा अनुपात आपस में बराबर नहीं होगा तो क्या होगा भाई, ये प्रतिच्छेदन करती हुई रेखा होगी, प्रतिच्छेदन करती रेखा, इसको मैंने शुरू में ही बताया है आपको, ये हो जाएगा प्रतिच्छेदन करती रेखा। जब आपस में शुरू वाले दोनों अनुपात बराबर नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा कहाँ के बराबर नहीं होना है, शुरू के दोनों अनुपात जब बराबर नहीं होंगे तो हमारा प्रतिच्छेदन करती हुई रेखा बनेगी। अब चलिए इसी तरह से हम अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। जो दूसरा प्रश्न है इसी में का ही, उसको समझ लीजिए तो आपको अच्छे से आएगा। अब इसको मैं मिटाता हूं और यहाँ पर दूसरा प्रश्न लिखता हूं। तो हमारा यह है, आप देखिए दूसरा प्रश्न, ये सेकंड वाले प्रश्न में दिया गया है 9x + 3y, 9x + 3y और उसके बाद है +12 बराबर में 0। ये पहला रैखिक समीकरण हो गया। इसी तरह से हमारे पास एक और रैखिक समीकरण है जिसको लिखेंगे 18x + 6y + 24 बराबर 0। अब देखिए यह हमारा दूसरा प्रश्न है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका ओरिजिनल रैखिक समीकरण लिखेंगे। ओरिजिनल का मतलब है जिसमें a, x, b, y और c होते हैं, वो वाला समीकरण लिखना है। तो देखिए जब पहला रैखिक समीकरण होगा तो पहले रैखिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, a1x के रूप में + b1y + c1 बराबर 0। ये हमारा पहला रैखिक समीकरण हो गया। और इसी तरह से दूसरा होगा तो a2x + b2y + c2 बराबर 0। ये हमारा दूसरा रैखिक समीकरण हो गया। अब तुलना कर देंगे, तुलना कीजिए भाई, तुलना करेंगे तो a1 बराबर कितना मिलेगा, 9। देखिए a1 के जस्ट ऊपर है 9, तो a1 बराबर हो गया 9, ऐसे लिखेंगे a1 बराबर 9। अब b1 बराबर कितना होगा, 3, तो b1 बराबर हो गया 3। ऐसे ही हमारा c1 बराबर होगा 12, तो c1 बराबर 12, इतना लिख लिए। अब ऐसे ही हम दूसरा रैखिक समीकरण का तुलना करेंगे तो हमको मिलेगा a2 बराबर 18 और b2 बराबर है 6, यानी कि b2 के ऊपर 6 है तो b2 बराबर 6, और c2 बराबर कितना मिल गया है, c2 बराबर 24। ये हमको मिल गया, सभी अनुपात मिल गए हैं। चलिए अनुपात का तुलना कर देते हैं। अब यहां लिखेंगे अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करने पर। जब हमको अनुपात मिल जाए तो हम क्या करेंगे, अनुपातों का तुलना कर देंगे। तो भाई अनुपात की तुलना करने के लिए हमें अनुपात मालूम होना चाहिए, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इसी अनुपात के ऊपर सभी का मान रखना है। अब हमको बारी बारी से रखिएगा। a1 है तो a1 बराबर कितना है, जो a1 बराबर मान होगा उसी को a1 के स्थान पर लिखेंगे।
A1 है 9, ये हो जाएगा आपका 9 बटे नीचे है A2, तो A2 बराबर कितना है भाई, A2 बराबर 18 है, तो यहाँ नीचे लिख देंगे 18 बराबर, यहाँ B1 है तो B1 कितना दिया गया है, देखिए B1 कहाँ है हमारा, ये है B1, B1 बराबर है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 बटे B2, अब B2 ढूंढना है तो B2 हमारा है 6, तो यहाँ हम B2 के स्थान पे लिखेंगे 6 बराबर C1, तो भाई C1 हमारा है 12 बटे C2, तो भाई C2 कितना है 24, इतना हो गया। अब देखिए इसको काटिएगा तो 9 एक 9, 9 दूनी 18, 3 एक 3, 3 दूनी 6, 12 एक 12, 12 दूनी 24। अब देखिए यहाँ कितना मिला है 1/2, तो यहाँ लिख देंगे 1/2 बराबर, यहाँ भी 1/2 मिलेगा, और इसी तरह से यहाँ ऊपर 1 है नीचे 2, तो ये भी 1/2। अब देखिए तीनों आपस में बराबर हैं, जब A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे B2 और बराबर होगा C1 बटे C2, यानी कि जब तीनों अनुपात आपस में बराबर होंगे तब क्या होगा, ध्यान कीजिए कि जब तीनों अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो कौन सा समीकरण बनेगा भाई, ग्राफीय निरूपण में रेखा कैसी होगी, जब तीनों अनुपात, देखिएगा जब तीनों अनुपात आपस में बराबर होंगे, समझ नहीं आया, ध्यान से देखेंगे तभी आएगा, जब तीनों अनुपात आपस में बराबर होंगे तब हमारा जो रेखा होगी वो समपाती रेखा कहलाएगी, तो यहां लिख देंगे हम समपाती रेखा, ऐसे करके समपाती रेखा। समपाती रेखा क्यों बनी है, क्योंकि तीनों अनुपात आपस में बराबर हैं, जब तीनों अनुपात आपस में बराबर नहीं होगा, देखिए जैसे इसके पहले वाले में था, शुरू के दोनों बराबर नहीं थे तो प्रतिच्छेदन करने वाली रेखा बनी थी, अब तीनों बराबर हैं, जब तीनों बराबर होंगे तो समपाती रेखा बन जाएगी, है ना। अब इसमें